अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होम्योपैथिक फार्मेसी में। होम्योपैथिक फार्मेसी एक्ट, होम्योपैथिक फार्मेसी एक्ट या बोल दें जनरल नॉलेज ऑफ लेजिस्लेशन इन रिलेशन टू होम्योपैथिक फार्मेसी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है होम्योपैथिक फार्मेसी एक्ट या आ सकता है जनरल नॉलेज ऑफ लेजिस्लेशन इन रिलेशन टू होम्योपैथिक फार्मेसी। होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, होम्योपैथी के लिए कौन से रूल्स कौन से एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं ताकि उसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ताकि उसे प्रॉपरली बना सकें, ताकि उसे प्रॉपरली सेल आउट कर सकें, प्रॉपरली उसे इंपोर्ट कर सकें। मेडिसिन की क्वालिटी को, जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम लोग बना रहे हैं या जो फैक्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में बनाई जा रही हैं, उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। उसमें जो अल्कोहल यूज़ किया जा रहा है, वो जो अल्कोहल की जो क्वांटिटी है, जो होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग उसमें ऐड की जा रही नहीं उसमें ऐड कर रहे नहीं कर रहे हैं, और जो अल्कोहल का जो परसेंटेज है होम्योपैथी के अकॉर्डिंग उसे मेंटेन किया जा रहा है नहीं जा रहा है। इन सब को ओवरऑल इन सब को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, और उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए होम्योपैथी में, होम्योपैथिक फार्मेसी में, होम्योपैथिक फैक्ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप की मेडिसिन बनाई जाती हैं, उन्हें सेल आउट की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एंड इंपोर्ट की जाती है। और वो कौन कौन से एक्ट्स हैं वो मैं आपको इसमें पूरा कंप्लीटली अपन लोग उसमें देखेंगे, वो मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक। और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, ये कॉमनली है, लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है ज़्यादा, शॉर्ट क्वेश्चंस में तो कम ही आता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको कंप्लीटली आना चाहिए इसलिए, ठीक। तो देखते हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक सिस्टम जो है ये लगभग 200 साल पुराना है। जो होम्योपैथिक सिस्टम है वो लगभग अबाउट 200 ईयर ओल्ड है, 200 साल पुराना है, ठीक है ना। और इंडिया में सबसे पहले इसे इंट्रोड्यूस किया था राजा रंजीत सिंह ने 19वीं सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में इसे सबसे पहले इंडिया में कौन लेके आए थे, राजा रंजीत सिंह। जो राजा रंजीत सिंह हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम होम्योपैथी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन जब लीगली जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया, लीगली इसके बारे में इंडिया में बात की गई 1969 में। 1969 में पहली बार होम्योपैथी को लीगली बताया गया, उसे लीगली इंट्रोड्यूस किया गया। देन उसके बाद लीगली इस होम्योपैथिक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, होम्योपैथी को कंट्रोल करने के लिए, होम्योपैथी की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इंट्रोड्यूस किया गया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को 1940 में इंट्रोड्यूस किया गया। किसने इसे बनाया था, सब कमिटी ऑफ DTAB। DTAB, डी मतलब हो गया ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। गवर्नमेंट जॉब में आ सकता है वाला क्वेश्चन, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। इसके द्वारा या इस कमेटी के द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में बनाया गया। किसके लिए, फॉर होम्योपैथी के लिए बनाया गया। होम्योपैथी मतलब होम्योपैथिक फार्मेसी इसमें ऑलरेडी है, तो होम्योपैथी के लिए बनाया गया, ठीक है ना। और ये जो एक्ट बनाया गया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बनाया गया, जो कानून बनाया गया, जो लेजिस्लेशन बनाया गया, ठीक है ना, तो वो एग्जैक्टली करता क्या है, रेगुलेट करता है इंपोर्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन को इंपोर्ट करने, जो इंपोर्ट होती हैं उन्हें रेगुलेट करता है, उन्हें कंट्रोल करता है। मैन्युफैक्चर, जो मेडिसिन बनती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन,
मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन उसे रेगुलेट करता है। सेल होम्योपैथिक मेडिसिन उसे रेगुलेट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन उसे रेगुलेट करता है। एंड क्वालिटी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन उसे कंट्रोल करता है। इन सब को कंट्रोल करने के लिए मीन्स होम्योपैथी के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्ट बनाया गया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में। इसके अलावा और बहुत सारे एक्ट्स भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे बता रहा हूँ, ठीक है। वो सब के सब जो एक्ट हैं वो होम्योपैथिक एक्ट कहलाते हैं। वो सब के सब जो एक्ट हैं जो होम्योपैथी एंड होम्योपैथिक फार्मेसी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बनाए गए, ठीक। वो कौन कौन से एक्ट्स हैं, रूल्स हैं जो होम्योपैथी के लिए, होम्योपैथिक फार्मेसी के लिए बनाए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे होम्योपैथी एंड होम्योपैथिक फार्मेसी के द्वारा फॉलो किया जाता है। वो उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और उनके फॉलो करते हुए उनके अंडर कंट्रोल में क्या करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन बनाते हैं, होम्योपैथिक फार्मेसी को रन करते हैं एंड मेडिसिन को सेल आउट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, ठीक। तो पहला एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, मैंने आपको बताया। सबसे पहला एक्ट आया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो रूल्स हैं वो कब आए, 1945 में। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया, 1940 में आया। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल जो है 1945 में आया, ठीक। आगे देखते हैं द डेंजरस ड्रग एक्ट। द डेंजरस ड्रग एक्ट जो है ये 1930 में आया, 1930 में आया, 1930 में आया। एंड द डेंजरस ड्रग्स रूल्स जो है 1957 कब आया, 1957 1957 में आया। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड जो है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट्स। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट्स जो है ये कब आया, 1954 में आया। कब आया, 1954 में आया। एंड ड्रग एंड मैजिक रेमेडी रूल्स जो है 1955 1955 में आया। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर का है द ड्रग मीन्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1970 एंड 1971, ठीक है ना। जो फोर्थ नंबर का है द ड्रग ऑर्डर या ड्रग के प्राइस कंट्रोल के लिए जो एक्ट बनाया गया 1970 और 1971 में बनाया गया, ठीक। और एक नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का एक्ट होता है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। और जो पाँचवें नंबर का एक्ट है उसका नाम क्या है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। तो टोटल ये 5 एक्ट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए इन एक्ट्स के अंतर्गत होम्योपैथिक फार्मेसी को रेगुलेट कंट्रोल किया जाता है। एक बार फिर रिवाइज करते हैं हम लोग, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945, द डेंजरस ड्रग एक्ट 1930, द डेंजरस ड्रग रूल 1957, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट्स 1954, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी रूल्स 1955 एंड ड्रग का जो प्राइस कंट्रोल के लिए है वो 1970 1971 एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जो है 1955 में लेके आया गया। और ये एक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट जॉब में जो इनके ईयर्स हैं बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन यहाँ से बहुत कॉमनली बनता है, ये पूरे के पूरे बनते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब में आ सकता है, रंजीत सिंह वाला आ सकता है क्वेश्चन, DTAB का फुल फॉर्म क्या है वो आ सकता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। और ये जो लीगल जो स्टेटस है, जो लीगली कब बनाया गया 1969 में होम्योपैथी के लिए जो लीगली यहाँ अप्रूव किया गया वो ईयर भी एग्जाम में आ सकता है। तो इससे गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जो BHMS का एग्ज़ाम पास आउट करना है
डिप्लोमा कोर्सेज पास आउट करना है तो उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को, और सभी एक्ट्स को इंडिविजुअली हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, उससे भी कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। ठीक, लेजिस्लेशन में हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जो आया था कब, 1940 में, और जो रूल है वो कब आया था, 1945 में। ये आपको याद होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में आता है, इतना तो वाइवा का क्वेश्चन भी आता है, तो आपको याद बनना चाहिए कि जो फर्स्ट एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स जो है 1945। ठीक, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 जो है, इसमें अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है। इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में 1940 वाले में, इसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कुछ संशोधन किए गए, कुछ चेंज किए गए। एग्जैक्टली हमने क्या किए, इसमें उन्होंने अमेंडेड किए, उसमें कुछ संशोधन किए, अमेंडेड किए, ठीक है ना। और ये जो अमेंडेड हुए हैं, जो संशोधन हुआ है, ये अलग अलग कंडीशन में बहुत बार हुआ है। ठीक, तो अमेंडेड होने के बाद जो ये ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट है उसका नाम हो जाएगा क्या, ड्रग्स अमेंडमेंट एक्ट 1955। 1955 में पहला जो चेंज अमेंडेड किया गया, जो चेंज किया गया सबसे पहले 1940 के बाद 1955 में फर्स्ट टाइम चेंज किया गया, संशोधन किया गया, अमेंडेड किया गया, तो उसका नाम क्या हो गया, द ड्रग्स अमेंडमेंट। इसका नाम, उस एक्ट का नाम क्या हो गया, द ड्रग्स अमेंडमेंट एक्ट 1955। क्या नाम हो गया, द ड्रग्स अमेंडमेंट एक्ट 1955। ठीक है, उसके बाद 1960 में किया गया, 1960 में किया गया, तब उसका नाम क्या हो गया, ड्रग्स अमेंडमेंट एक्ट, क्या नाम हो गया, ड्रग्स अमेंडमेंट एक्ट 1960 हो गया। उसके बाद 1962 में चेंज किया गया, उसका नाम क्या हो गया, द ड्रग्स अमेंडमेंट एक्ट 1962 हो गया। फिर 1964 में कुछ चेंज किया गया, तो उसका नाम क्या हो गया, द ड्रग्स अमेंडमेंट्स एक्ट 1964 हो गया। फिर 1972 में चेंज लाया गया, उसका नाम क्या हो गया, द ड्रग्स अमेंडमेंट एक्ट 1972 हो गया। उसके बाद फिर क्या किया गया, 82 में चेंज लाया गया, तो इसका नाम हो गया द ड्रग्स अमेंडमेंट एक्ट 1982 हो गया। फिर उसके बाद 86 में चेंज किया गया, तो इसका नाम क्या हो गया, द ड्रग अमेंडमेंट एक्ट 1986 हो गया। और फिर लास्ट में 1995 में 1995 में जो चेंज किया गया, तब इसका नाम हो गया द ड्रग अमेंडमेंट एक्ट 1955। तो टोटल इतने अमेंडेड किए गए, संशोधन किए गए, चेंज किए गए अकॉर्डिंग टू कंडीशन एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग। 1955 में पहला, 1960 में, 1962, 1964, 72, 82, 86, 1995। फिर से देखते हैं, 1940 में पहला आया, उसमें अमेंडेड किया गया 1955, 1960, 1962, 1964, 72, 82, 86 एंड 1985। ये इतने सारे चेंज किए गए, और इन चेंज के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारे बदलाव भी आए, और उस बदलाव के अकॉर्डिंग होम्योपैथी में भी बहुत सारे बदलाव हमको मिले। जो गवर्नमेंट ने बदलाव किया तो उसका इफ़ेक्ट होम्योपैथी में भी हमको मिला, होम्योपैथिक फार्मेसी में भी हमको इसका इफ़ेक्ट मिला। इसके बाद बात करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक जो रूल्स होते हैं, ये कब आया था, 1945 में आया था। और इस 1945 में, इसके बाद इसमें करेक्टेड अप टू 30 अप्रैल 2003 तक इसमें करेक्शन किया गया, अप टू 30 अप्रैल 2003 तक। ठीक है, इसमें क्या किया गया, चेंज किया गया, करेक्शन किया गया, कब से, 1945 से। तो ये एक्ट्स में हमको चेंज मिला एंड रूल्स में हमें चेंज मिला।
ठीक, आगे बात करते हैं। ये जो ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 जो बनाया गया था 1940, ये एक्ट जो है दिस लेजिस्लेशन रेगुलेट, ये वाला जो कानून है, ये वाला जो एक्ट है वो क्या करता है, क्या रेगुलेट किसको करता है, इंपोर्ट, ड्रग के इंपोर्ट को, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग के मैन्युफैक्चर को मतलब बनाने को, एंड सेल, उसको सेल आउट करने, इन तीनों को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। मोस्ट IMP आपको याद रखना है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट क्या है, इंपोर्ट, ड्रग को इंपोर्ट करने की बात करता है, ड्रग को मैन्युफैक्चर करने की बात करता है, और ड्रग को सेल करने की बात करता है, इंक्लूडिंग किसकी बात कर रहे हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, इस एक्ट के अंतर्गत कुछ प्रोविज़न बनाए गए हैं, इस एक्ट के अंतर्गत कुछ प्रोविज़न है, ठीक है ना। वो कौन कौन से प्रोविज़न है, पहला प्रोविज़न है सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन को सेल करने का जो प्रोविज़न है उसके तहत अलग एक प्रोविज़न बनाया गया है। दूसरा है मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, दूसरा है मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ये सेकंड प्रोविज़न है, ये अलग से बनाया गया है। एंड थर्ड है लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ये थर्ड प्रोविज़न है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 को बनाया गया था वो 3 एस्पेक्ट पे काम करता है और उसके अंतर्गत 3 इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, 3 इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है। फर्स्ट प्रोविज़न जो है सेल करने का, होम्योपैथिक मेडिसिन को सेल करने की बात कर रहा है और ये बताता है पार्ट 6A। दूसरा है मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक होम्योपैथिक ड्रग को बनाने की बात कर रहा है, ये 7A या 7A जो है पार्ट 7A भी से हम बोलेंगे। एंड जो लास्ट है लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ये आता है आपका पार्ट 9, ये आता है पार्ट 9 के अंतर्गत। तो ये 3 प्रोविज़न हैं और 3 एस्पेक्ट्स हैं किसके, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बनाने के। तो जब भी आपको कोई पूछता है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्यों बनाया गया है तो आपको बताना चाहिए कि उसके 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, इंपोर्ट करने की बात कर रहा है, मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहा है, एंड उसे क्या करने की बात कर रहा है, सेल करने की बात कर रहा है। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न बनाए गए हैं। कौन से प्रोविज़न है, सेल करने का, मैन्युफैक्चर करने का, लेबलिंग एंड पैकिंग करने का। जो सेल करने का है वो क्या है आपका 6A, पार्ट 6A हम इसे बोलेंगे। मैन्युफैक्चर करने वाला जो है ये है 7A और लेबलिंग एंड पैकिंग करने की जो बात कर रहे हैं वो 9A। तो गवर्नमेंट जॉब में जो क्वेश्चन है इससे तीनों से आ सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो इनमें चेंज हमको मिल रहा है ये वाले भी एग्जाम में आ सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में, ठीक। देखेंगे जो फर्स्ट प्रोविज़न है सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन फर्स्ट प्रोविज़न है इसका, ठीक है ना। और ये क्या कहलाएगा, पार्ट 6A, किसके अंतर्गत आता है ये, पार्ट 6A। और इसके अंतर्गत जो रूल है वो है 67। कौन सा रूल है इसमें, 67 रूल को फॉलो किया गया है, ठीक है ना। और जो 67 रूल है इसके भी बहुत सारे सब ग्रुप हैं या सब टाइप हैं इसके भी। तो पहला देखते हैं हम लोग 67A। फर्स्ट हम देखते हैं 67A। तो 67A में फर्स्ट हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी। सबसे पहला जो रूल बनाया गया है, क्या रूल है, क्या बताया जा रहा है इसमें, अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी या लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है उसके बारे में रूल बताया गया है, ठीक है ना। तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसका अपॉइंटमेंट करने का जो रूल है वो बताया गया है, वो कौन सा है। तो जब भी हम बात करेंगे जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ है उसके अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है अपॉइंटमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और ये स्टेट गवर्नमेंट जो है ये लाइसेंस अथॉरिटी को अपॉइंट करती है और ये जो लाइसेंस अथॉरिटी अपॉइंट हुई है
वो किसके लिए होती है? फॉर सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। HM का मतलब है होम्योपैथिक मेडिसिन इन स्पेसिफिक एरिया। स्पेसिफिक एरिया में होम्योपैथिक मेडिसिन को सेल आउट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप की लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ बनाई गई है, और उस लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ को कौन अप्रूव करता है, कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट है वह हर स्टेट का अपना अपना जो खुद का लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, और वो हर स्टेट अपनी इंडिविजुअल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को क्या करती है? अपॉइंट करती है, और उस स्टेट की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो डिसाइड करती है, वो बताती है स्पेसिफिक एरियाज़ में जो ड्रग है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसे सेल करने के बारे में, या उस होम्योपैथिक मेडिसिन को सेल आउट करने के लिए जो कंट्रोल है, ठीक है ना, स्पेसिफिक एरिया में, वो कौन देता है? लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है। तो फर्स्ट जो है रूल है अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, वो कौन दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। 67A का फर्स्ट, 67A का फर्स्ट, 67A का सेकेंड जो रूल है वो बताता है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए और लाइसेंस को रिन्यूअल करने के लिए सेकंड 67A के सेकंड में क्या बताया गया है? 67 के ए के सेकंड में क्या बताया गया है? एप्लीकेशन फॉर ग्रांट एंड एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। ठीक है ना, पहले हम बात करते हैं ग्रांट की। तो यदि लाइसेंस को ग्रांट करने के, लाइसेंस को देने की बात करेंगे, लाइसेंस हम क्यों दे रहे हैं, ग्रांट क्यों कर रहे हैं? होम्योपैथिक मेडिसिन को क्या करना है? सेल करना है, उसको स्टॉक करना है, उसको एग्जीबिट करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन को सेल करना है, स्टॉक करना है, एग्जीबिट करना है एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना है होम्योपैथिक मेडिसिन का, और उसके लिए मुझे लाइसेंस ग्रांट कराना है, बनवाना है, तो उसके तहत फॉर्म 19B 19B फॉर्म 19B को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? फॉर्म 19B को बनाया गया है, और जिसमें 250 रुपये आपको लाइसेंस अथॉरिटी में दिया जाता है। ठीक है ना, तो इस लाइसेंस को ग्रांट कराने के लिए, बनाने के लिए, लाइसेंस जो ग्रांट करा रहे हैं, बना रहे हैं, वो किस लिए बना रहे हैं? सेल के लिए, स्टॉक के लिए, उसको एग्जीबिट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। किसको? होम्योपैथिक मेडिसिन को। और उसके लिए कौन सा फॉर्म बनाया गया है? फॉर्म 19B बनाया गया है। और इसे सब करने के लिए लाइसेंस अथॉरिटी को हमें कितना पैसा देना है? 250 रुपये देना है। कितना है? 250 रुपये हमको वहाँ पर देना होगा। ठीक है ना, आगे बात करते हैं रिन्यूअल की। तो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस जो है वो कब होगा? आफ्टर एक्सपायरी होने के बाद इसे हमें क्या करना है? रिन्यूअल कराना होता है विद इन 6 मंथ। एक्सपायरी होने के बाद 6 महीने के अंतर्गत क्या करना है? हमें इसे क्या करना होता है? रिन्यूअल कराना होता है। और रिन्यूअल कराने के लिए हमें कितना पे करना होता है? 250 रुपये पे करना होता है। और यदि आप जितना लेट हो गए उसके अनुसार आपको 50 रुपये पर मंथ उसमें जोड़ना होगा, 50 रुपीज़ पर मंथ जोड़ना होगा। फिर से बोल रहा हूँ, रिन्यूअल कराना है हमको लाइसेंस को, तो लाइसेंस को रिन्यूअल कराने कब होगा? एक्सपायरी होने के बाद। और एक्सपायरी होने के 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर ही आपको रिन्यूअल कराना होता है। और रिन्यूअल करने के लिए कितने पैसे लगने हैं? 250 रुपीज़ लगने हैं। और यदि आप जल्दी रिन्यूअल नहीं कराते हैं, 6 महीने का टाइम तो, लेकिन जल्दी रिन्यूअल नहीं कराएंगे आप, हो सकता है 3 महीने के बाद करा रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा मंथ लगे हुए हैं उसके आपको 50 रुपीज़ पर मंथ आपको उसमें ऐड करना होगा। तो वो ऐड जो करेंगे वो हमें किसे देना होता है? लाइसेंस अथॉरिटी को देना होता है। आगे बात करेंगे 67A का थर्ड। 67A का जो थर्ड है उसमें क्या बताया गया है? डैमेज एंड लॉस लाइसेंस। यदि किसी का लाइसेंस डैमेज हो जाता है, लॉस हो जाता है, गुम जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा? हमें डुप्लीकेट लाइसेंस लेना होगा। डुप्लीकेट कॉपी को इशू कराने के लिए हमें 50 रुपीज़ देने होते हैं। कितने देने होते हैं? 50 रुपीज़ देने होंगे। तो ग्रांट कराने के लिए 250 रुपीज़, रिन्यूअल कराने के लिए
विद इन 6 मंथ कराना है आपको 250 रुपीज़ देना है, और यदि आपके मंथ हैं तो एक्स्ट्रा मंथ जो हो रहे हैं 66 मंथ की हम बात कर रहे हैं, यदि उसमें एक्स्ट्रा मंथ है तो वो 50 रुपीज़ देने होंगे। एंड डुप्लीकेट निकलवाना है गुम जाने पर तो 50 रुपये हमको देने पड़ेंगे, किसी लाइसेंस अथॉरिटी को देने पड़ेंगे फॉर इशू करने के लिए, ठीक है ना। तो 67A में 3 सब डिवीज़न है या उसके अंदर 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, पहला पॉइंट है। सेकंड क्या है, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। थर्ड क्या है आपका, डैमेज एंड लॉस क्या होगा लाइसेंस का, उसके बारे में बताता है। अब हम आते हैं 67B रूल में। किस में आते हैं, 67B रूल में आते हैं। इसमें बताता है पावर ऑफ लाइसेंस अथॉरिटी। लाइसेंस अथॉरिटी को क्या क्या पावर होते हैं, वो उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, उसके बारे में जो डिटेलिंग है, वो काय में दी गई है, 67B में दी गई। गवर्नमेंट जॉब में आ सकता है कि 67B में क्या दिया है, पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंसिंग अथॉरिटी को क्या पावर होती है, पहली पावर होती है साइन लाइसेंस, लाइसेंस को साइन करने के लिए, लाइसेंस को साइन करने के लिए। एंड दूसरा होता है पावर टू एनी अदर पर्सन अंडर हिज कंट्रोल। कुछ लोग जो उसके अंदर काम करते हैं उसे कंट्रोल करने का पावर होता है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होता है साइन लाइसेंस। लाइसेंस को साइन करने का जो पावर है वो किसके पास है, लाइसेंस अथॉरिटी के पास है। और ये कहाँ कौन, ये जो लाइन है कहाँ लिखी हुई है, 67B में लिखी है। आगे बात करते हैं 67C। जो 67C जो रूल है उसमें बताया गया है फॉर्म्स ऑफ लाइसेंस टू सेल ड्रग को सेल करने के लिए जो लाइसेंस का जो फॉर्म है उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, हमें जो सेल करना है होम्योपैथिक मेडिसिन को, उसके लिए जो फॉर्म है लाइसेंस के लिए, वो जो फॉर्म है वो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल है, वो किस में दिया गया है, 67C में दिया गया है। 67C में क्या बताया गया है, ड्रग को सेल आउट करने के लिए जो हमें लाइसेंस चाहिए उसके फॉर्म जो है वो किस में बताया गया है, 67C में बताया गया है। किसके लिए वो ये जो लाइसेंस मिलेगा हमको, सेल करने के लिए, इसे स्टॉक करने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। किसके, होम्योपैथिक मेडिसिन को बाय रिटेल या होलसेलर। जो रिटेलर है और जो होलसेलर है, मतलब होलसेलर और रिटेलर के द्वारा मेडिसिन को सेल करने का, मेडिसिन को स्टॉक करने का, मेडिसिन को एग्जिबिट करने का और मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूट करने का। कौन से मेडिसिन को, होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने का। इसका जो लाइसेंस फॉर्म है, ठीक है ना, वो काय में दिया गया है, 67C में दिया गया है। और इन सब के लिए जो लाइसेंस के लिए जो फॉर्म इशू किए जाते हैं वो कौन से फॉर्म है, फॉर्म 20C मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रखना है, फॉर्म 20C एंड फॉर्म 20D। कौन सा, फॉर्म 20C एंड फॉर्म 20D। फॉर्म 20C और फॉर्म 20D जो है वो रिटेलर को, होलसेलर को इशू किया जाता है, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए इशू किया जाता है, ठीक है, ड्रग को स्टॉक सेल करने के लिए, स्टॉक करने के लिए, एग्जिबिट करने, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इशू किया जाता है वाला फॉर्म। और इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, पूरा डिटेलिंग है, वो कौन से रूल में दी गई है, 67C में दी गई है। किसके अंदर दी गई है, 67C में दी गई है। गवर्नमेंट जॉब में आता है फॉर्म 20CD, फॉर्म 20C एंड फॉर्म 20D। इसके बारे में काय में बताया गया है, 67C में बताया गया है। मतलब फॉर्म ऑफ लाइसेंस टू, यही फॉर्म के जो लाइसेंस हैं इसके लिए किसमें बताया गया है, 67C में बताया गया है। तो ये गवर्नमेंट जॉब में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट अभी आगे हम लोग देखेंगे अब सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन में पार्ट 6A में आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट 67D। नेक्स्ट 67D में क्या बता रहा है, क्या कौन सा रूल बनाया गया है। तो 67D बोलता है सेल एट द मोर देन वन प्लेस। ये बताता है एक से अधिक प्लेस पे मेडिसिन को सेल आउट करने के बारे में बोलता है। और एक से अधिक प्लेस में सेल आउट करने के लिए क्या करना है, इसके लिए अ सेपरेट एप्लीकेशन सेल बी मेड एंड सेपरेट लाइसेंस।
तो 67D में बताता है कि एक से अधिक प्लेस में यदि मुझे सेल आउट करना है होम्योपैथिक मेडिसिन को, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको सेपरेटली एक फॉर्म फिल करना होगा, अप्लाई करना होगा और देन फाइनली आपको एक सेपरेट लाइसेंस लेना होगा फॉर सेपरेट या एक से अधिक प्लेस में मेडिसिन को सेल आउट करने के लिए। ठीक, तो 67D को याद रखा जाता है सेल एट द मोर देन वन प्लेस, एक से अधिक प्लेस में सेल आउट करने के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन भरना पड़ेगा और एक सेपरेट लाइसेंस को हमें लेना होगा। आगे बात करेंगे 67E। 67E में क्या बोलता है, ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस का ड्यूरेशन कितना होता है इसके बारे में बताया गया है। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस के लिए किस में एक्सप्लेनेशन किया गया है, 67E में किया गया है। और 67E में जो बताया गया है ड्यूरेशन ऑफ लाइसेंस वो क्या होता है, 5 ईयर, कितने दिन के लिए है वो, 5 सालों के लिए है, फ्रॉम ग्रांट या रिन्यूअल, जहाँ से इशू किया गया है वहाँ से 5 साल और जहाँ से रिन्यूअल किया गया है वहाँ से 5 साल होता है। और एक्सपायरी की डेट क्या होती है, एवरी ईयर 31 दिसंबर, 31 दिसंबर जो होती है वो एक्सपायरी डेट होती है, 31 दिसंबर जो होती है वो एक्सपायरी डेट होती है। एंड 5 साल का ड्यूरेशन होता है, जिस दिन से इशू किया गया है पहली बार, इसको हमने रिन्यूअल किया वहाँ से 5 साल के लिए ये बनाया गया है। पहले कम था लेकिन अभी के टाइम में ये ड्यूरेशन बनाया गया है। और किस में बताया है, 67E में बताया है। गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है 5 ईयर के लिए, एवरी ईयर 30 जो 1 दिसंबर है वो उसका क्या होता है, एक्सपायर डे होता है, एक्सपायर डेट उसको हम लोग काउंट करते हैं। आगे बात करेंगे 67EE। 67EE इसमें क्या बोला गया है, सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल, रिन्यूअल का जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में बताया गया है। 67EE में बोला गया है सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल, सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल ऑफ अ सेल लाइसेंस इन फॉर्म 20C एंड फॉर्म 20D shall be issued in the फॉर्म 20E। क्या बोल रहे हैं, जो रिन्यूअल का सर्टिफिकेट है, कौन से किसका रिन्यूअल का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल और सेल, जो सेल्फ लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए हम जो बात कर रहे हैं, रिन्यूअल कराने की बात कर रहे हैं। और सेल लाइसेंस में कौन सा फॉर्म मिलता है, फॉर्म 20C मिलता है और फॉर्म 20D मिलता है। तो 20C और 20D को रिन्यूअल करने के बाद फाइनली कौन सा फॉर्म इशू होता है, फॉर्म 20E, फॉर्म 20E। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल है वो किस फॉर्म में मिलता है हमें, या कौन सा फॉर्म है, वो फॉर्म 20E फॉर्म में है। जब आप ग्रांट कराएंगे, इशू कराएंगे पहली बार सेल आउट करने के लिए लाइसेंस, तो वो किस फॉर्म में मिलेगा, वो फॉर्म 20C में मिलेगा या फॉर्म 20D में मिलेगा। जब पहली बार आप ग्रांट कराएंगे सेल आउट करने के लिए मेडिसिन के लिए जो लाइसेंस लेंगे, तो उसमें आपको कौन सा फॉर्म मिलेगा, फॉर्म 20C एंड फॉर्म 20D मिलेगा। लेकिन जब इसको आप रिन्यूअल कराएंगे, तो रिन्यूअल करने का जब हमको फॉर्म 20C और 20D का जो सर्टिफिकेट मिलेगा रिन्यूअल का, वो क्या होगा, सेल बी इशूड इन फॉर्म 20E। और वो कौन सा होगा, 20E होगा। ये 20E हमको दिखा रहा है, इसका मतलब उसमें 20D 20C तो है, लेकिन वो क्या बता रहा है मुझे, सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल बता रहा है। क्या बता रहा है मुझे, सर्टिफिकेट ऑफ रिन्यूअल। यदि मुझे ये दोनों दिखा रहा है, दैट मीन्स क्या है, वो अभी ग्रांट हुआ है पहली बार, लेकिन यदि इसको हमने रिन्यूअल करा रहे तो वो किस फॉर्म में है, फॉर्म 20E के फॉर्म में हमको मिल रहा है। तो ये डिफ्रेंशिएट हम लोग कर सकते हैं। ठीक, आगे बोला गया है 67F। जो 67F है ये क्या बताता है, 67F बताता है कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बिफोर अ लाइसेंस इन फॉर्म 20C या फॉर्म 20D इज ग्रांटेड। ये बता रहा है 67F में, 67F बोलता है कि यदि मुझे किसी को लाइसेंस देना है, यदि लाइसेंस देना है, लाइसेंस अथॉरिटी को किसी को लाइसेंस देना है सेल आउट करने के लिए, किसी लाइसेंस अथॉरिटी को किसी सेलर को सेल आउट करने के लिए लाइसेंस देना है, मतलब फॉर्म 20C या फॉर्म 20D देना है, तो उसके पहले उस लाइसेंस अथॉरिटी को क्या चाहिए, कुछ सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, सेटिस्फैक्ट्री कुछ कंडीशंस होती हैं। यदि वो उसको दिखेंगी, यदि वो सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन उसको दिखेंगी, तब ही वो क्या करेगा, उस व्यक्ति को लाइसेंस देगा, फॉर्म 20C देगा, फॉर्म 20D देगा।
फिर से बोल रहा हूँ मैं, 67 ऐप में क्या बता रहा है, किसी भी लाइसेंस अथॉरिटी को फॉर्म 20C फॉर्म 20D देना है, और इसे देने से पहले जो लाइसेंस अथॉरिटी है उसे कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेटिस्फैक्ट्री जो कंडीशन है वो देखना होता है। यदि वो कंडीशन जो सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन यदि उसे मिल जाती है, तभी उस कंडीशन में वो फॉर्म 20C या फॉर्म 20D क्या करेगा, ग्रांट करेगा, इशू करेगा। वो कौन कौन सी होती हैं, पहले आपको पता होना चाहिए। जिसको वो फॉर्म 20C या फॉर्म 20D ग्रांट कर रहा है, सेल आउट करने लाइसेंस दे रहा है, उसमें जो जिसको देने वाला है वो जो है बंदा डिग्री इन होम्योपैथी फ्रॉम कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से क्या करा होना चाहिए, उसे डिग्री करा होना चाहिए। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से कोई डिग्री करा होना चाहिए, या डिग्री किसमें, होम्योपैथी में, या फिर डिग्री होना चाहिए किसमें, फार्मेसी में, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से फार्मेसी में। फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई भी बैचलर डिग्री हो, लेकिन साथ में 1 ईयर एक्सपीरियंस हो होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करने का, या होम्योपैथिक मेडिसिन की जो शॉप होती है वहाँ वर्क करने का, या उसके संपर्क में कोई भी काम करने का, डिस्पेंसिंग करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है, होम्योपैथी डॉक्टर साथ वर्क करने का, ये एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, पहला यदि कोई होम्योपैथी में डिग्री किया हो वो चलेगा, या किसी ने फार्मेसी में डिग्री किया हो वो चलेगा, या प्लेन बैचलर डिग्री किया है किसी ने, चाहे BA BSc कोई प्लेन बैचलर डिग्री की है, लेकिन उस बंदे को साथ में 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके साथ, होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, या होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का लगातार वो 1 साल से कर रहा हो, उसके संपर्क में हो, और ठीक है डॉक्टर के संपर्क में हो, लगातार वहाँ वर्क कर रहा हो, वो यदि है तब उसको फॉर्म 20C या फॉर्म 20D जो लाइसेंस है वो मिल सकता है। आगे बात करेंगे, डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी हो या डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये कुछ कंडीशंस हैं, सेटिस्फैक्ट्री कंडीशंस हैं। ये कंडीशन यदि मिलती हैं हमको उस बंदे में जो जिसने अप्लाई किया है सेल के लाइसेंस के लिए, सेल आउट करना है मेडिसिन को, उसके लाइसेंस के लिए फॉर्म 20C फॉर्म 20D के लिए, उस व्यक्ति में ये 5 में से कोई भी एक स्पेसिफिक कंडीशन उसके पास होनी चाहिए, तब ही लाइसेंस अथॉरिटी क्या करेगी, उसे लाइसेंस इशू करेगी। पहले देखते हैं डिग्री इन होम्योपैथी में हो, या डिग्री इन फार्मेसी में हो, या बैचलर डिग्री कोई भी हो, लेकिन साथ में उसको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडर होम्योपैथिक मेडिसिन, वो होना चाहिए। डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी हो या डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी, तो ये कोई 5 कंडीशन में से एक होगी, तो इजीली जो लाइसेंस अथॉरिटी है उसे फॉर्म 20C और फॉर्म 20D इशू कर देगी, ग्रांट कर देगी। ठीक, आगे देखते हैं 67G की बात करते हैं। 67G क्या बताता है, कंडीशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस की क्या क्या कंडीशन है, यदि मैं लाइसेंस की कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जब मैं आपको लाइसेंस दे दूंगा, लाइसेंस मिल जाएगा, तो उसकी क्या क्या कंडीशन है। लाइसेंस लेने के बाद जब आप सेल आउट करेंगे मेडिसिन को, तो आपको क्या क्या अरेंजमेंट करना है। पहले लाइसेंस इन फॉर्म 20C एंड फॉर्म 20D की बात करते हैं। फॉर्म 20C मतलब लाइसेंस ही है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, होम्योपैथिक मेडिसिन आर स्टॉक्ड फ्रॉम फॉर सेल इन क्लीन कंडीशन। पहली जो लाइसेंस आपको मिलेगा, मीन्स फॉर्म 20C मिलेगा या 20D मिलेगा, जो भी आपको मिलेगा, ठीक है ना, उस लाइसेंस की पहली कंडीशन ये है कि आपको जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन स्टॉक करना है वो नीट एंड क्लीन जगह में, वो एरिया कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है ना, क्लीन कंडीशन में करना है। सेकेंड, सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन अंडर सुपरविजन ऑफ पर्सन, ठीक है, टू डील इन होम्योपैथिक मेडिसिन, मतलब जो सेल ऑफ मेडिसिन होने वाली है या हम जिसे सेल आउट करने वाले हैं, तो अंडर सुपरविजन ऑफ पर्सन, ऐसे पर्सन के सुपरविजन में होना चाहिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन के संपर्क में है, डिग्री है, फार्मेसी है, जिससे 1 ईयर का उन्होंने उसके अंदर एक्सपीरियंस लिया है, वैसे बंदे के अंडर में हमें मेडिसिन को क्या करना चाहिए, सेल आउट करना चाहिए।
ठीक है ना। तो सेल आउट करने के लिए उस बंदे के संपर्क में होना चाहिए अंडर सुपरविजन ऑफ पर्सन टू डील इन द होम्योपैथी। जो होम्योपैथिक मेडिसिन से डील करता है, उसके संपर्क में रहता है, उसको डिस्पेंस करता है, उसके सुपरविजन के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए, मेडिसिन को सेल आउट करना चाहिए। किसको, होम्योपैथिक मेडिसिन को। आगे बात करेंगे इन फॉर्म 20D, इन फॉर्म 20C की बात कर रहे हैं। तो मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ परचेजेस एंड सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। अगली कंडीशन क्या बोलता है, आप फॉर्म 20 ले लें, 20D ले लें, 20C ले लें, जो भी ले लें, दोनों में क्या करना है आपको, मेंटेन करना है रिकॉर्ड ऑफ परचेज एंड सेल। आप जो मेडिसिन ले रहे हैं और जो सेल कर रहे हैं, ले रहे हैं जो सेल परचेज मतलब ले रहे हैं, और जो सेल आउट कर रहे हैं, उसका पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड लेखा जोखा हमें एक मेंटेन करना, रजिस्टर में मेंटेन करें चाहे कंप्यूटर में मेंटेन करें, लेकिन वो आपको मेंटेन करना है, ठीक है ना। अगली बात करेंगे लाइसेंस सेल परमिट एन इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट प्राइमेसेस एंड फर्निश सच ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। लाइसेंस में जो इंफॉर्मेशन दी गई है, कौन सी वाली, क्लीन होना चाहिए, सुपरविजन में अंदर में काम करना, मतलब मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेल आउट करना है, ठीक है, परचेज सेल है, ये सब, और एंड फॉर्म मेंटेन करना रिकॉर्ड को, परचेज एंड सेल को होम्योपैथिक मेडिसिन के। इसके अलावा जो डिग्री दी गई है, इन सबको देख के इंस्पेक्टर क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा, देखेगा इंस्पेक्टर, और देखने के बाद क्या करेगा, वहाँ पर जहाँ पे मेडिसिन सेल आउट की जा रही है उसका उस एरिया को आके देखेगा, उस वहाँ की जो कंडीशन है उसको देखेगा, और उसके बाद वो लोग क्या करेगा, इंस्पेक्टर क्या करेगा, परमिशन को क्या करेगा, ग्रांट करेगा। तो ये कंडीशन होती है। तो लाइसेंस आपको तभी मिलेगा या उसे तभी परमिट करेगा कौन, इंस्पेक्टर, ठीक है ना। लाइसेंस अथॉरिटी तभी उसे परमिट करेगी, क्योंकि लाइसेंस तभी परमिट करेगी, कैसे करेगी परमिट उसको, तो लाइसेंस अथॉरिटी क्या करेगी, एक इंस्पेक्टर को भेजेगी, इंस्पेक्टर आएगा, उस प्रेमिसेस को देखेगा, उस शॉप को देखेगा, उस एरिया को देखेगा, और वहाँ पर जो उनकी कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताई वो फुलफिल होगी, तो वो क्या करेगा, उसे ग्रांट करेगा, किसको, लाइसेंस को, फॉर्म 20C को या फॉर्म 20D को। आगे बात करेंगे, लास्ट है मेंटेन इंस्पेक्शन बुक, इंस्पेक्शन बुक इन फॉर्म 35। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लास्ट में जो लाइसेंस जिसको मिला है उसको क्या करना है, इंस्पेक्शन बुक, एक इंस्पेक्शन बुक होती है, उसे मेंटेन करना होता है, और इंस्पेक्शन बुक जो होता है क्या में होता है, फॉर्म 35। इंस्पेक्शन बुक जो है फॉर्म 35, ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, इस कंडीशंस में क्या है, ये लाइसेंस की कंडीशन है, इसको फॉलो करना होता है। पहली कंडीशन क्या है, एक बार फिर से हम देखते हैं, 67G की बात करेंगे, कंडीशन ऑफ लाइसेंस की बात करेंगे, जिसमें हमको फॉर्म 60, फॉर्म 20C या फॉर्म 20D मिलेगा, और इस कंडीशन में आपको जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करना है, स्टॉक करना है क्लीन कंडीशन में, दूसरा उसे सेल आउट करना है ऐसा अंडर सुपरविजन जो होम्योपैथिक मेडिसिन के संपर्क में या उसके अंदर वर्क कर चुका है। आगे परचेस और सेल आउट करने के लिए जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना है, इंस्पेक्टर जाएगा और इंस्पेक्ट करेगा, उस एरिया को ऑब्जर्व करेगा, और पूरी फुलफिल कंडीशन होंगी तब वो ग्रांट करेगा। एंड जो इंस्पेक्शन बुक होती है वो काय में हम लोग को उसको मेंटेन करना होता है फॉर्म 35 में, काय में उसको मेंटेन करना है फॉर्म 35 में। तो ये 67G का है। गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। फॉर्म 35 क्या होता है, वो इंस्पेक्टिंग बुक होता है। इंस्पेक्टिंग बुक जो होती है वो फॉर्म 35 में आती है। रिन्यूएबल सर्टिफिकेट का जो रिन्यूअल है वो किस में है, फॉर्म 20E की बात कर रहा है वो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी जितने भी 67D, E, F, G, इनका जो मेन जो रूल है वो आपको एकदम याद होना चाहिए, वो गवर्नमेंट जॉब में आ सकता है। इसके अलावा 5 ईयर का रिन्यूअल होता है, 31 दिसंबर जो होती है वो एक्सपायरी डेट होती है, ये सबकी फिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। हम देखते हैं 67H, देखते हैं इसमें क्या बताया गया है, कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस। कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस, यदि कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस के बारे में बात करते हैं वो आता है 67H में आता है।
मोस्ट टाइम पे गवर्नमेंट जॉब का क्वेश्चन है। और जो कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन की हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ अपील होती है? स्टेट गवर्नमेंट। कहाँ अपील होती है? स्टेट गवर्नमेंट में। और हुज डिसीजन विल बी फाइनल। स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन ही क्या होता है? फाइनल होता है। किसको? लाइसेंस को कैंसिल करने में और लाइसेंस को सस्पेंड करने में। तो ये टोटल जो मैंने आपको जितने भी रूल बताए हैं किसके? सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन पार्ट 6A के अंतर्गत ये पूरे के पूरे अपने आप में क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आ सकता है। डिफाइन करने सेल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन या पार्ट 6A को एक्सप्लेन करने, ठीक है। तो उसमें आपको पूरे ये A से लेके H तक 67A से लेके 67H तक आपको क्या है? पूरे पॉइंट को एक्सप्लेन करना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है एग्जाम को पास आउट करने के लिए BHMS में या डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है एंड शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये आ सकता है।